हेलो एवरीवन, माइनिंग ज्ञान पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं एमएमआर 1961 का चैप्टर नंबर 2 एंड द रिटर्न्स नोटिसेस एंड द रिकॉर्ड्स। इन सभी चीजों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आपका जो बोलता है कि आपका एमएमआर में ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें हर एक चीज का आपको नोटिस देना पड़ेगा, हर एक चीज का। अब वो देखिए नोटिस किस किस चीज का हमें देना पड़ता है। पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अगर आप क्या कर रहे हो, ओपनिंग ओपनिंग माइंस की ओपनिंग के लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा आपको क्या भरना पड़ता है, रिटर्न्स। ठीक है, रिटर्न्स। अब ये रिटर्न्स आपका क्वार्टरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है और आपका ये एनुअल रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, एनुअल रिटर्न्स भी हो सकता है। इसके बाद आपका माइन, मान लीजिए माइंस बंद हो गया, अबैंडन, अबैंडन एंड या फिर डिसकंटिन्यूएंस। ठीक है, इस केस में आपको नोटिस देना पड़ेगा या फिर आपको रीओपनिंग करना है माइंस का, रीओपनिंग, उस केस में देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर चेंज, चेंजेस। अब वो चेंजेस क्या हो सकता है, वो ओनरशिप में चेंज हो सकता है। ठीक है, या फिर एड्रेस में चेंज हो सकता है। ठीक है, या फिर आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, किसका, एजेंट का, एजेंट का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर एक्सीडेंट की नोटिस भेजना होगा, या फिर डिसीज का नोटिस भेजना। ठीक है, नोटिफाइड डिसीज का नोटिस है। तो इस प्रकार से आपको अब ये शॉर्ट में चीजें याद रहेंगी, है ना, कि भाई नंबर 1 हो गया ओपनिंग ऑफ माइन, नंबर 2 हो गया रिटर्न्स का, 3 हो गया अबैंडन और डिसकंटिन्यूएंस का, चौथा हो गया रीओपनिंग का, पांचवा हो गया चेंजेस का, छठवा हो गया आपका अपॉइंटमेंट का, सातवां हो गया एक्सीडेंट का और आठवां हो गया डिसीजेस का। बस इतना ही है। देखने में ये चैप्टर बहुत बड़ा है ना, याद करने में भी बड़ा है, बट अगर मैं इन शॉर्ट आपको ये चीजें बताऊं तो बहुत छोटा चीज है ना। यहाँ पे ओपनिंग करना है माइंस का, तब नोटिस भेज दो। अगर आप रिटर्न और क्वार्टरली या फिर एनुअल रिटर्न्स भर रहे हो तब आपको रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, वो भेजने पड़ेंगे। अबैंडनमेंट डिसकंटिन्यूएंस के केस में, रीओपनिंग के केस में, है ना, ये सारी डिटेल्स है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई बाकी सब तो ठीक है सर, ये अबैंडनमेंट और डिसकंटिन्यूएंस क्या है। ठीक है, अब देखिए आपकी वर्किंग बेसिकली सीएमआर का चैप्टर नंबर 1 देखिएगा, उसमें दिया हुआ है इनकी डेफिनेशंस। ठीक है, अभी तक एमएमआर में उस चीज को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, 3 केसेस होते हैं, 3 से 4 केसेस होते हैं, 4 केसेस लेके चलते हैं अपन। क्या क्या, नंबर 1 अबैंडनमेंट, एमएमआर में इंक्लूड नहीं है।
है ना, अलग से इसको ध्यान में रखना है। नंबर 2 डिसकंटिन्यूएंस। नंबर 3 डिसयूज्ड, एंड नंबर 4 है क्लोजर। ठीक है, 4 चीजें हैं। अगर मैं बात करूं अबैंडनमेंट की, तो अबैंडनमेंट क्या होता है? बेसिकली अ वर्किंग विच हैज बीन अबैंडन्ड एंड विल नॉट बी वर्कड इन फ्यूचर। एक ऐसा वर्किंग जिसको रोक दिया गया है, जिसका काम, जिसमें काम रोक दिया गया है एंड उसमें फ्यूचर में काम नहीं होना है। ठीक है, विल नॉट बी वर्कड इन फ्यूचर। भविष्य में जहां पर काम नहीं होना है, मतलब जहां पे काम बंद कर दिया और भविष्य में उम्मीद भी नहीं है कि वहां पे काम चालू होगा। ठीक है, वो अबैंडनमेंट कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका डिसकंटिन्यूएंस। ठीक है, डिसकंटिन्यूएंस मतलब कि आपका कैन बी वर्कड अगेन इन फ्यूचर। ठीक है, देखिए, ऐसी वर्किंग जहां पे काम रोक दिया गया है और वहां पे फ्यूचर में हो सकता है उसको दोबारा से स्टार्ट किया जाए, वहां पे काम दोबारा से करना चालू कर दिया जाए, ये आपका क्या कहला जाता है? इसको बोल जाते हैं डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस की एक खास बात ये होती है कि जिस भी वर्किंग में आपने, मतलब किसी भी कारण से डिसकंटिन्यूअस हो गया, किसी भी कारण से काम रोकना पड़ा। ठीक है, समझ में आ रही बात? भाई किसी भी कारणवश काम रोकना पड़ा, उस वर्किंग में काम रोक दिया, अब हो सकता है फ्यूचर में काम स्टार्ट करें, लेकिन जब आपने काम रोका, ध्यान से सुनना, डिफरेंस यहीं पे होता है। जब आपने काम रोका तो उस जगह को आपने पूरी तरह से सील कर दिया और बोला कि भाई आज के बाद यहां कोई नहीं आएगा जब तक कि यहां पर दोबारा काम ना करना हो। तो वो जगह बेसिकली कैसी हो गई? इनएक्सेसिबल। कैसी हो गई? इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल मतलब कि वहां पे कोई भी नहीं जा सकता है, इवन फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन ऑल्सो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो जहां पर आपने बोल दिया कि भाई इनएक्सेसिबल वर्किंग है, वहां कोई नहीं जा सकता है, इन फ्यूचर अगर कुछ हुआ तो हम वहां पे दोबारा से काम चालू करेंगे। भाई आग लग गई, पानी भर गया, कुछ भी हो सकता है ना? तो उस केस में वो जगह आपका इनएक्सेसिबल है, जा नहीं सकते हैं, प्लस फ्यूचर में हो सकता है कि हम ओपन करें और काम चालू कर दें। ठीक है, वहीं पे जो डिसयूज्ड वर्किंग होता है, डिसयूज्ड वर्किंग का अलग ही कैटेगरी है। यहां पर आपका टेम्पोररी बेसिस पर काम रोका जाएगा। टेम्पररी रैरिली वर्क स्टॉप्ड। टेम्पररी बेसिस पर जहां पर आपने काम बंद कर दिया, ठीक है, किसी भी कारणवश हो सकता है, कोई भी एक ऐसा कारण हो सकता है, छोटा मोटा रीजन, जिसके कारण आपने बोला कि यार अभी इसका काम रोको, है ना, यहाँ पे बेसिकली अभी सपोर्ट सिस्टम आ जाए तो फिर यहाँ पे अच्छे से सपोर्ट करेंगे, कुछ भी कारण हो सकता है जिसके कारण काम रोक दिया गया। हाँ, लेकिन ये जगह कैसी है? ये कैसी है? ये एक्सेसिबल है, मतलब हम यहां पर जाकर क्या कर सकते हैं? इंस्पेक्शन कर सकते हैं, एक्सेसिबल होता है। आ रहा है डिफरेंस समझ में? ठीक है, सबसे लास्ट आता है क्लोजर। क्लोजर मतलब कि कंप्लीट क्लोजिंग ऑफ माइंड और इट्स पार्ट।
सॉरी, माइंस बस याद रखिए, माइंस का पूरी तरह से बंद हो जाना, ठीक है, क्लोजर कहलाता है। 4 कैटेगरीज हैं, चारों कैटेगरीज याद रखिएगा, ठीक है। जिसके पास बुक हो तो उसको एमएमआर में तो नहीं दिया है, तो वो इस चीज को मार्क आउट कर लेंगे अपने लेजिस्लेशन वाली बुक में कि हाँ ये है हमारे लिए, मेटल माइंस वालों के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। एक्सेसिबल होती है या इनएक्सेसिबल, ये आपका इनएक्सेसिबल होता है, इनएक्सेसिबल होता है, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, पूरी तरह से बंद कर दिया, काम ही नहीं करना वहां पे, फ्यूचर में कोई मतलब ही नहीं है, हमें पता है भाई कुछ बचा ही नहीं है वहां पे, पूरी तरह से बंद कर दिया, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं अपने रेगुलेशन पे, रेगुलेशन नंबर 3, नोटिस ऑफ ओपनिंग। किसकी ओपनिंग करनी है? माइंस की, माइंस की ओपनिंग करनी है मुझे, ठीक है। अब आपका रेगुलेशन क्या बोलता है ओरिजिनल लैंग्वेज में, ठीक है। रेगुलेशन का ये कहना है, द नोटिस रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट shall be submitted in form 1 of first schedule and a copy thereof shall be submitted to the regional inspector. The form shall be accompanied by a plan showing the boundaries of the mine, है ना, फलाना फलाना चीज लिखी, which has already been opened. Such a plan shall be submitted within 60 days of the coming into force. अब यहां पर देखिए 3 चीजें हैं, जो भी लिखा है उसमें मैं आपको पहले बता दूं। एक तो नोटिस 3 समय पे भेजा जाएगा, ठीक है। पहला 1 month बिफोर, 3 केसेस है, 1 महीने पहले नोटिस भेजना है। दूसरा केस है विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज। एंड तीसरा केस है विद इन 7 डेज। चौथा केस भी है क्या? हाँ, चौथा केस है फोर्थ विथ, ठीक है। 4 केसेस है। 1 month बिफोर ये आपका एक्ट बोलता है, माइंस एक्ट यहां पर आपको बोलता है सेक्शन 16 में, सेक्शन 16 ऑफ एक्ट, एक्ट का सेक्शन 16 ये चीज बोलता है कि आपका 1 महीने पहले, मतलब आपने प्लानिंग किया कि यार ये माइंस खोलनी है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि चलो ठीक है इसका एक नोटिस भेज देते हैं अपन, ठीक है। किसको किसको नोटिस भेजा जाता है? एक तो आप भेजते हो चीफ इंस्पेक्टर को, ध्यान में रखिएगा एक्ट में बोल रखा है ना। दूसरा आप भेजते हो रीजनल इंस्पेक्टर को, ठीक है। तीसरा आप भेजते हो आईबीएम के कंट्रोलर को, ठीक है। चौथा आप भेजते हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक। ये नोटिस आपको इतने लोगों को भेजना है, कितने लोग हैं? 1 2 3 4, ठीक, ठीक है। अब जब आप नोटिस भेजोगे तो उसमें आप क्या बोल भेजोगे? आप उसके साथ अपना प्लान अटैच कर दोगे। उस प्लान में क्या क्या दिखाना है? माइन बाउंड्री, शाफ्ट
या फिर कोई भी ओपनिंग माइंस की। ट्राइजंक्शन पिलर और रेवेन्यू पिलर, ट्राइजंक्शन पिलर या फिर रेवेन्यू पिलर क्या होते हैं? देखिए हर एक माइंस में ना एक फिक्स पॉइंट फिक्स किया जाता है, ठीक है, कि भाई मुझे पूरी माइंस का जो सर्वे किया जाएगा या पूरी माइंस का जो आरएल निकाला जाएगा या जो भी है ना, कि इस डायरेक्शन में तो मैं एक पॉइंट फिक्स करूंगा पहले। इस पॉइंट को फिक्स करने के बाद मैं बोलूंगा इसके रेस्पेक्ट में ये ऊंचाई पर है, इसके रेस्पेक्ट में ये नीचे है, इसके रेस्पेक्ट में ये इधर जा रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये जो एक फिक्स पिलर मैंने कर दिया है ना, उसको मैंने पिलर के फॉर्म में बना दिया, वो पिलर मेरा फिक्स है, वो उसके रेस्पेक्ट में मैं पूरी माइंस का सर्वे करूंगा, ठीक है, उसी के रेस्पेक्ट में किया जाता है। जैसे होता है ना कि एक स्टेशन फिक्स किया, अब ये फिक्स कैसे किया जाता है, इसको भी किसी के रेस्पेक्ट में फिक्स किया जाता है। किसके रेस्पेक्ट में? रेलवे स्टेशन, जो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन होगा उससे कंपेयर किया जाएगा कि इसकी पोजीशन क्या है, और रेलवे स्टेशन की पोजीशन किससे फिक्स की जाती है? विथ रेस्पेक्ट टू द मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से इतनी ऊंचाई पे है, इस डायरेक्शन पे है, वो सारा चीज रेलवे स्टेशन का फिक्स कर दिया गया। अब आपने उसको एक पर्टिकुलर परमानेंट बेंचमार्क मान के फिर उसके रेस्पेक्ट में अपना बेंचमार्क मार्क किया। अब इसके रेस्पेक्ट में आप जो है तो पूरी माइंस को चला रहे हो, सर्वे कर रहे हो, है ना। बार बार आप मीन सी लेवल लेने कराची तो जाओगे नहीं ना, कराची के में जाओगे फिर वहां के उसके रेस्पेक्ट में अपनी माइंस का सर्वे करोगे, इतना लंबा प्रोसीजर तो कर नहीं सकते हो। तो इसलिए एक फिक्स कर दिया गया कि भाई ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में हम अपना काम करेंगे, ठीक 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 है। तो यहाँ पे ये सब चीजें शो हो गई। इसके बाद सरफेस में कोई भी सरफेस फीचर शो करना है। कैसे सरफेस फीचर शो करने हैं? प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट या फिर परमानेंट। ऐसे सरफेस फीचर जो जरूरी है, प्रोमिनेंट मतलब जरूरी है शो करना, उसको शो करेंगे, ठीक है। और ऐसे सरफेस फीचर जो परमानेंट है ना, जो कि इफेक्ट प्रभाव डाल सकते हैं आपकी माइनिंग पर, उसको भी आप शो करोगे, ठीक है। तो माइंस विच हैज बीन ऑलरेडी ओपन, नोटिस शैल बी सबमिटेड विद इन 60 days of the coming into force of the MMR 1961। 1985, अच्छा, MMR 1985 अमेंडमेंट वाला, अमेंडमेंट वाला, ठीक है। तो 60 days कब होता है? जब ऑलरेडी ओपन बिफोर एमएमआर आने के पहले खोल दिया गया हो उस माइंस को, आपको 60 दिन के भीतर उस माइंस के केस में भेजना है। विद इन 7 days कब होगा? इफ चेंज इन बाउंड्री में कोई बदलाव अगर होता है तो विद इन 7 days, ठीक है। और फोर्थ विथ मतलब के आफ्टर एमएमआर एंड ऑलरेडी एंड ओपनड विदाउट सेंडिंग नोटिस, ठीक है। तो तुरंत ही कब होगा? जब आप फोर्थविथ मतलब तुरंत ठीक है। एक ऐसा केस कि जहां पर आपका एमएमआर ऑलरेडी बना था, आपको पता था कि भाई मुझे 30 दिन महीने भर पहले भेजना है, लेकिन आपने नहीं भेजा, आपने माइंस खोल दी हड़बड़ी में, कुछ भी कारण हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं। तो आप तुरंत ही क्या करोगे? एक नोटिस तैयार करोगे, नोटिस ऑफ ओपनिंग, ठीक है। किस फॉर्म में बनाना है?
किस फॉर्म में देते हैं नोटिस ऑफ ओपनिंग? फॉर्म 1 में आपका नोटिस ऑफ ओपनिंग दिया जाता है। ठीक है, तुरंत ही तैयार किया और भेज दिया, जिसमें कि आपने बता दिया फलाना फलाना डेट पर मेरा माइंस ओपन हो गया था। ओनर एजेंट और जो किसकी जिम्मेदारी है ये जिम्मेदारी है ओनर एजेंट और मैनेजर की। किसकी जिम्मेदारी है? ओनर एजेंट एंड मैनेजर, इनमें से कोई भी नोटिस भेज देगा। ठीक है, विद इन 7 डेज। कब? अगर माइंस की बाउंड्री में कोई बदलाव हुआ, नई बाउंड्री सेट कर दी, तो विद इन 7 डेज। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वार्टरली रिटर्न्स पे। सबसे पहला बात, कब कब सबमिट करना है? जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। ठीक है, 3 महीने सबमिट करना है क्वार्टरली रिटर्न। हाँ, तो कौन कौन सा महीना है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 महीने। कब कब सबमिट करोगे? अप्रैल में, फिर जुलाई में, फिर आप अक्टूबर में। ठीक है, और फिर जनवरी में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 2 महीने का अप्रैल में सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई में सबमिट करेंगे। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर आपका अक्टूबर में सबमिट होगा। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आपका सबमिट होगा जनवरी में। ठीक है, तो जमीन सबमिट कर देना। द ऑनर एजेंट और मैनेजर रीजनल इंस्पेक्टर, किसको सबमिट किया जाता है? ये बेसिकली चीफ इंस्पेक्टर को और रीजनल इंस्पेक्टर को सबमिट। किस फॉर्म में सबमिट किया जाता है? फर्स्ट शेड्यूल के फॉर्म नंबर 2 में इसको सबमिट किया जाता है। ठीक है, ठीक है। और कुछ है इसमें? नहीं। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 5, एनुअल रिटर्न। सिमिलरली हर साल 20 फरवरी के पहले पहले एनुअल रिटर्न आपको देना पड़ेगा। कौन सबमिट करेगा? ओनर, एजेंट और मैनेजर। किसको सबमिट करेंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और चीफ इंस्पेक्टर को। किसमें सबमिट करेंगे? फॉर्म 3 में, फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, इसको सबमिट करना है। दूसरा केस, दूसरे अदर केसेस है यहां पर इसको सबमिट करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया हर साल माइंस चल रही है, हर साल दिए जा रहे हैं, सबमिट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइंस बीच में बंद हो गई, अबैंडनमेंट हो गया, तो 30 दिन के भीतर भीतर जिस दिन भी हुआ है
उसके 30 दिन के भीतर भीतर। ठीक है, डिसकंटिन्यूएंस हो गया, ठीक है, किसी भी कारणवश एकाएक माइंस बंद हो गई काम रुक गया, तो 90 दिन के भीतर भीतर, ठीक है, जब आपको लगेगा कि 90 दिन होने वाले हैं उसके भीतर भीतर आप कभी भी जमा कर सकते हैं। देखिए डिसकंटिन्यूएंस ऐसी चीज है ना कि हो सकता है माइंस में ओपन, उम्मीद है, ठीक है, कि हो सकता है माइंस ओपन हो जाए, लेकिन अगर 90 दिन तक नहीं ओपन होता है तो उस केस में आपको जो है तो विद इन 90 डेज सबमिट कर देना है, ठीक है, अपना एनुअल। ओनरशिप चेंज होता है तो उसके 30 दिन के भीतर। डिसकंटिन्यूएंस इफ इट इज मोर देन 60 डेज, ठीक है। अब डिसकंटिन्यूएंस में भी एक कंडीशन दी है कि आप 60 दिन तक वेट करो। कब तक वेट करोगे? 60 दिन तक। फिर उसके बाद 30 दिन के भीतर भीतर आप दे दो। 60 दिन तक अगर नहीं चालू होती है माइंस तो विद इन 30 डेज आप नोटिस भेज दो। क्लियर है? याद रहेगा, याद रहेगा, लिखा है विद इन 90 डेज ऑफ डिसकंटिन्यूएंस इफ इट इज मोर देन 60 डेज। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट और डिसकंटिन्यूएंस। इसका अलग से नोटिस जाएगा, ठीक है। इट शैल बी सबमिटेड 30 डेज बिफोर अबैंडनमेंट और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ माइन, ठीक है। देखिए एक केस तो ये है कि आपका माइंस एकाएक बंद हो गया, ठीक है। एक केस ऐसा है कि आपने पहले से प्लान करके रखा हुआ। नहीं, तब एनुअल रिटर्न नहीं भेजेंगे, तब नोटिस भेजेंगे, ठीक है। एनुअल रिटर्न नहीं भेजा जाएगा। हम बात कर रहे थे एनुअल रिटर्न की, ध्यान रखना बाबू, वो एनुअल रिटर्न था, नोटिस नहीं था। नोटिस तो अब आया है, नोटिस तो अब आया है, ठीक है। क्लियर है दिमाग में? नोटिस तो अब आया है 60 दिन के पहले। और एनुअल रिटर्न की भी अगर मैं बात कर रहा हूं तो 60 दिन के पहले पहले अगर मान लो माइंस चालू हो गई तो आपको एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं चालू हुई तो उस केस में आपको भरना पड़ेगा। क्लियर? नोटिस की बात करते हैं, नोटिस की बात करें, है ना। अब अबैंडनमेंट और डिसकंटिन्यूएंस होने जा रहा है। आपको पहले से पता है, एक केस ये है कि आपको पहले से पता है कि भाई मेरे माइंस का अबैंडनमेंट या डिसकंटिन्यूएंस होना है, तो उस केस में आपको 30 दिन पहले भेजना है। अच्छा हाँ, नोटिस ऑफ ओपनिंग में याद रखिएगा वहां 30 डेज पहले नहीं होगा, है ना, गलत है। वहां पे आपका 1 मंथ होगा। जहां मैंने 1 मंथ लिखा था तो वहां 1 मंथ का मतलब होता है या तो 31 डेज भी हो सकता है और 30 डेज भी हो सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, 1 मंथ, ठीक, वहां पे इस चीज का ध्यान रखना। चलो अब आते हैं वापस से अपने टॉपिक पे। हाँ, ठीक है। तो अब अगर आपको पता है कि मेरा माइंस बंद होने जा रहा है और 4 महीने से ज्यादा समय के लिए बंद रहेगा, अबैंडनमेंट या डिसकंटिन्यूएंस रहेगा, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप एक नोटिस भेज दोगे 30 दिन पहले, ठीक है। किसको भेजोगे? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को। और इसके साथ ये बताओगे कि क्यों आखिर आपका माइंस बंद होगा, ठीक है, और इसके कारण कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और उनका नाम आपको मेंशन करना है। एंड इफ देयर एनी सरफेस फीचर अबाउट द माइन which has to be abandoned or discontinued for more than 4 months, then notice shall be sent to chief inspector or regional inspector। अगर कोई सरफेस फीचर आपको बंद करना है तो उस केस में भी आपको नोटिस भेजना होगा, ठीक है। अब आपने
नोटिस नहीं भेजा, आपने इंटेंशन था ही नहीं कि माइंस को बंद करना है, लेकिन एकाएक बंद हो गई, तो क्या करोगे? तुरंत नोटिस भेजोगे। ठीक है, किसको भेजोगे? डीएम, रीजनल इंस्पेक्टर एंड चीफ इंस्पेक्टर। किस फॉर्म में भेजा जाता है? फॉर्म 1 में। ठीक है, ये बताओगे कि आखिर माइंस क्यों बंद हुई। तो बंद होने का हो चाहे ओपनिंग का हो, फॉर्म 1 ही है। ठीक है, चाहे माइंस बंद करना हो चाहे ओपन करना हो, फॉर्म 1 में ही आपको काम करना पड़ेगा। ठीक, किसी को कोई डाउट यहां तक? सरफेस फीचर्स, सरफेस फीचर कुछ भी हो सकता है। ऑफिस हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, ठीक है, कोई आपका मान लो फैन हो गया सरफेस पर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सरफेस फीचर में। प्लांट हो गया, मशीनरीज हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए जो कि रखे हुए हैं सरफेस पर, ठीक है, बॉयलर हो गया, बॉयलर हो गया, ठीक है, आपका बेनिफिकेशन हो गया, ठीक है, ये सब। एनीथिंग एल्स? और कुछ, किसी को डाउट? हाँ पता है मुझे। किसी ने तो मुझे पीडीएफ भेजा था, पता नहीं कौन था, पीडीएफ भेजा था मुझे। दोबारा से भेज देना यार, किसी के पास हो तो। वो मैं कहाँ ढूंढूंगा इतने सारे मैसेजेस के बीच में। वीडियो बनाना था यूट्यूब पे, सभी को जानकारी तो दे ही दी जाए, है ना। नोटिस ऑफ रीओपनिंग, रेगुलेशन नंबर 7, ठीक है, रीओपनिंग, माइंस बंद, दोबारा खोलना है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म 1 में भर के भेज दो, है ना, कि भाई मैं अपना माइनिंग ऑपरेशन रिज्यूम करने जा रहा हूँ, 30 दिन पहले बता दो, 30 दिन पहले बता दो। चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। हाँ, अगर आपने गलती से खोल दिया, नहीं भेजा नोटिस, भूल गया होगा, है ना, तो क्या कर लो, तुरंत ही भेज दो, तुरंत ही भेज दो, कोई दिक्कत। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलेशन नंबर 8, चेंज ऑफ ओनरशिप और एड्रेस, ठीक है। तो जब भी आपका पार्टनर चेंज होता है किसी भी फर्म का, ठीक है, किसी भी फर्म का पार्टनर चेंज होता है, या फिर किसी भी एसोसिएशन है, कोई एक एसोसिएशन बना के, है ना, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, वो लोग बनाए और बढ़िया फिर अपना एक एसोसिएशन बना के माइंस खोल दिए, तो उसके मेंबर्स में, मेम्बरान में कोई बदलाव होता है, या फिर आपका जो पब्लिक कंपनी है अगर उसका डायरेक्टर अगर चेंज होता है, कौन होता है डायरेक्टर? डायरेक्टर कौन होता है?
पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर कौन होता है, सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। हु विल बी द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी? नहीं सॉरी, डायरेक्टर कौन होगा? ठीक है, बेसिकली सीएमडी तो है। अब आप बोलोगे सर सीएमडी, ना, ही इज नॉट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सीएमडी नहीं होता है। सीएमडी कभी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी का डायरेक्टर नहीं होता। कौन होता है? डायरेक्टर टेक्निकल। बहुत ही उम्दा सवाल है, जिसने कभी सोचा ना होगा कि भाई ये होगा। डायरेक्टर टेक्निकल विल बी द डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। ठीक है, जैसे कोल इंडिया हो गया, ठीक है, उसकी अलग अलग सब्सिडरीज हो गई, SECL वगैरह कुछ भी, HCL हिंदुस्तान कॉपर, या फिर HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो इनके जो डायरेक्टर टेक्निकल्स होते हैं वही लोग इसके मेन डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, मेन डिसीजन मेकर्स वही होते हैं। सीएमडी तो बस एक सामने दिखने के लिए है जो मैनेज करता है पूरा काम, बट डायरेक्टर नहीं होता ये। ठीक है, शेयर होल्डर, प्राइवेट कंपनी है, उसमें सबका कुछ ना कुछ शेयर था, एकाएक बदल गए, छोड़ के चल दिए। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, अपॉइंटमेंट करते हो, ठीक है, अगर आप एजेंट, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, अंडरग्राउंड मैनेजर या फिर सर्वेयर या फिर इंजीनियर का अपॉइंटमेंट करते हो, या इनमें से किसी को टर्मिनेट करते हो, ठीक है, तो आपको भेजना पड़ेगा 7 दिन के भीतर भीतर आप नोटिस भेज दीजिए, जिस दिन भी ये कांड होते हैं तो। ठीक है, दूसरा केस आपका बोलता है व्हेन द ओनरशिप ऑफ अ माइन इज ट्रांसफर्ड, द प्रीवियस ओनर ऑफ और हिज एजेंट shall make over to the new owner and or his agent within a period of 7 days of transfer of ownership all plans, sections, reports, registers and other records maintained in pursuance of the act and of the regulation and the orders made thereunder and all correspondence relating to the working of the mind relevant thereto. अब देखिए क्या बोलता है कि जब आपका ओनरशिप ट्रांसफर होता है माइंस का, ठीक है, तो जो प्रीवियस ओनर और या फिर एजेंट है वो क्या करेंगे कि शैल ट्रांसफर द ओनरशिप, है ना, वो लोग तुरंत ही ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे, विद इन 7 डेज ये काम करना है। इसके साथ प्लान्स, सेक्शन, रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स या रजिस्टर जो भी इन्होंने मेंटेन किया है अकॉर्डिंग टू द एक्ट एंड द रेगुलेशंस, वो नए ओनर या फिर एजेंट को 7 दिन के भीतर जो है तो हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, फिर इन सभी रिकॉर्ड्स का को कहां भेजा जाएगा? चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर के पास तुरंत ही भेजा जाएगा। ठीक है, जिसमें कि नए ओनर का और पुराने ओनर का सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आता है रेगुलेशन नंबर 8A, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। एजेंट का अपॉइंटमेंट करना है तो ओनर क्या करेगा? चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को राइटिंग में क्या करेगा ये बता देगा, एक लेटर भेजेगा कि भाई ये नाम है, ये डेजिग्नेशन है हर एक पर्सन की, जिनको ऑन द बेसिस ऑफ ऑन माय बिहाफ जिनको ये पावर्स है कि एज अ ऑनर काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर दिस पर्सन शैल बी रिस्पॉन्सिबल। अब इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या है? सबसे पहला मैनेजमेंट करेगा, कंट्रोल करेगा, सुपरविजन करेगा और डायरेक्शन करेगा माइंस का। ठीक है,
जिसमें कि ये क्लियरली बताएगा कि हर एक व्यक्ति की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, अब ये कब सबमिट करना है? विद इन 1 मंथ ऑफ ओपनिंग एंड रीओपनिंग ऑफ माइन एंड एमएमआर 1985। ठीक है, 19 एमएमआर 1985 लागू होने के बाद 1 महीने के भीतर भीतर, या फिर आपका माइंस ओपन हो गया है, ठीक है, तो या फिर रीओपन हुआ है, उसके 1 महीने के भीतर भीतर ओनर जो है तो बताएगा कि भाई साहब मेरे बिहाफ में ये लोग काम करेंगे, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, कि मैं डेली डेली आऊं। ठीक, बहुत सारी कंपनी चला रहा है भाई। इन केस ऑफ चेंज, एडिशन और अल्टरेशन इन द नेम्स ऑफ और अदर particulars statement shall be sent within 7 days of such happening। अगर कोई भी बदलाव होता है तो उस केस में भी आपको तुरंत ही भेज देना है, 7 दिन के भीतर भीतर, है ना, नोटिस भेज देना है। किस फॉर्म में नोटिस भेजेंगे? किस फॉर्म में नोटिस भेजेंगे? ये तो लिखा ही नहीं क्या? फॉर्म 1, फॉर्म 1 में नोटिस भेजना है। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 9, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट का नोटिस। एटे हो गया ना? हाँ, एक्सीडेंट का नोटिस। अब देखो, माइंस में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, कोई सा भी एक्सीडेंट हुआ, अच्छा, नहीं देखो, एमआर 1961 तो आ गया था, ठीक है, उसके बाद उसका अमेंडमेंट आया है एमआर 1985। तो एमआर 1985 जो भी अपन पढ़ रहे हैं वो एमआर 1985 अमेंडमेंट वाला है ओरिजिनल, है ओरिजिनल। 1961 ओरिजिनल है, उसमें अमेंडमेंट किया 1985 में। ठीक है, तो जब ये सब चीजें इंक्लूड की गई उसमें, तो उस समय के हिसाब से आपको 85 के हिसाब से लेके चलना है कि भाई 85 जब आया तो उसके बाद से ये होगा। ठीक है, जैसे सीएमआर में बोलता है कि सीएमआर 2017 जिस दिन आया उसके बाद से, हर जगह सीएमआर 2017, सीएमआर 2017। ठीक है, क्योंकि अभी तो उसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ, ठीक है, कोई चीजें बदलाव नहीं की गई, लेकिन एमएमआर में हो चुका है एक बार बदलाव। तो ओरिजिनल जो है तो वो है 61, लेकिन जब बदलाव के जब अपन बात करते हैं कि लागू होने की, तब वहां पे 85 लेके चलेंगे। ठीक है, अब आपको नोटिस भेजना है एक्सीडेंट का। तो किसी की जान चली जाए, किसी को सीरियस बॉडीली इंजरी हो जाए माइनिंग ऑपरेशन के कारण, है ना, कोई डेंजरस अकरेंस हो जाए जिसमें कि आपका, तो फिर उसमें क्या होगा कि ओनर, एजेंट और मैनेजर क्या करेंगे, तुरंत ही रीजनल इंस्पेक्टर को टेलीफोन, फैक्स, ईमेल या फिर स्पेशल मैसेंजर की मदद से जानकारी देंगे। और 24 घंटे के भीतर भीतर, जब भी आपका डेंजरस अकरेंस होता है या एक्सीडेंट होता है, उसके 24 घंटे के भीतर भीतर फॉर्म 4A में आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को क्या भेज देंगे, डिटेल्स भेज देंगे। अगर फैटल या फिर सीरियस एक्सीडेंट है, ठीक है, तो उस केस में आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी जो कि कंपनसेशन पे करेगी, तो उसको भी भेजा जाएगा। ठीक, जब कंपनसेशन पे करने के बाद तो उसको भी जानकारी देनी पड़ेगी। अभी आपका एक्सीडेंट का लिस्ट है, माइंस में एक्सप्लोजन होना, आग लगना, स्पॉन्टेनियस हीटिंग होना, आग लगना, फायर इन एनी पार्ट ऑफ वर्किंग्स और मशीनरी, है ना, कोई हाइट से गिर गया, हाइट ऑफ एनी एक्सकवेशन, कोई एक्सकवेशन था उसमें ऊंचाई से कोई गिर गया, लोडिंग होने का, ट्रांसपोर्ट मशीनरी कोई गिर गई, ठीक है, इक्विपमेंट बस्ट हो गया अंडर प्रेशर, बॉयलर हो गया, कंप्रेसर हो गया, फूट गया, ठीक है, एंड इन्फ्लक्स ऑफ इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस गैसेस, गैसेस बहुत ज्यादा निकल रही हैं, इरप्शन और इनरस ऑफ वाटर इन, बेसिकली इनंडेशन होने का, ठीक है, इन फेलियर ऑफ पिलर, पार्ट ऑफ पिलर और सेवरल पिलर्स ऑफ कोल, ठीक है, मतलब कि अगर कहीं पे बम्प होता है बिलो ग्राउंड वर्किंग में, प्री मेच्योर कोलैप्स हो गया, ठीक है, कोई भी वर्किंग का पार्ट, एक्सीडेंट हो गया एक्सप्लोसिव्स के कारण, या ब्रेकेज ऑफ फ्रैक्चर ऑफ रोप, चेन, हेडगियर, पुली एंड एक्सल, एंड ओवर वाइंडिंग ऑफ केजेस, है ना, ओवर वाइंडिंग हो गया अंडरग्राउंड के केस में,
ब्रेकेज ऑफ और फ्रैक्चर ऑफ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंजन का कोई भी पार्ट टूट गया, क्रैंक शाफ्ट, कपलिंग, बेयरिंग, गियरिंग, क्लच, ड्रम, है ना, शाफ्ट, फेलियर ऑफ इमरजेंसी ब्रेक, इन सभी केसेस में आपको एक्सीडेंट होता है। ठीक, तो इस टाइप से आपके बहुत सारे एक्सीडेंट्स आपका दिया हुआ है यहाँ पे, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, मेरा लास्ट है कि भाई इसका एक नोटिस जो है, ये जो नोटिस आप भेज रहे हो फॉर्म 4A में, इसको जो है तो आपको नोटिस बोर्ड पे, माइंस ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे कम से कम 14 दिन तक लगा के रखना है, चिपका के ऐसे रखना है। ठीक है, अगर किसी की मृत्यु होती है तो ओनर, एजेंट और मैनेजर क्या करेंगे, 24 घंटे के भीतर भीतर कंपनसेशन अथॉरिटी को भी जानकारी दे देंगे। कितने व्यक्ति मरे, कितने इंजर्ड हुए, इसकी जानकारी आपको 7 दिनों के भीतर फॉर्म 4B में भेजना है। ठीक है, इंजर्ड पर्सन ड्यूटी पे वापस आ जाता है तो उसके 15 दिन के भीतर भीतर फॉर्म 4C में फिर जानकारी भेज देना है कि हाँ ये इंजर्ड पर्सन अपनी ड्यूटी पे वापस आ गया है। रेगुलेशन नंबर 10, नोटिस ऑफ डिसीज। डिसीज का नोटिस, तो जहां पे भी कोई भी व्यक्ति नोटिफाइड डिसीज के कांटेक्ट बाय में पाया जाता है, मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा पता चला कि भाई हमारा जो नोटिफाइड डिसीजेस है उससे अफेक्टेड है, तो ओनर एजेंट जैसी ही जानकारी मिलती है उसके 3 दिन के भीतर फॉर्म 5 में इसके बारे में जानकारी दे दिया जाएगा चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, मेडिकल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट एंड द कंपनसेशन अथॉरिटी, इन सभी को जानकारी दे दी जाएगी। नोटिफाइड डिजीज आपका नोटिफाइड डिजीज कौन कौन सा है, सिलिकोसिस, निमोकोनियोसिस, मैग्नीज पॉइजनिंग, कैंसर ऑफ लंग्स, स्टमक, प्लेरा एंड पेरिटोनियम एंड एस्बेस्टोसिस, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस ड्यू टू रेडियम और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये इनमें से कोई भी बीमारी अगर मिलती है तो आपको तुरंत ही क्या करना है, आपको तुरंत ही जानकारी भेज देनी है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, कितने दिन के भीतर, 3 दिन के भीतर फॉर्म 5 में। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब अपन ये देखते हैं। अब देखिए, नोटिस ऑफ ओपनिंग, नोटिस ऑफ ओपनिंग कितने समय पहले, 1 मंथ बिफोर। ठीक है, किस फॉर्म में, फॉर्म 1 में। ठीक है, ज्यादातर चीजें फॉर्म 1 में है, जैसे आपका नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट एंड क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस, नेक्स्ट है आपका नोटिस ऑफ रीओपनिंग, चेंज ऑफ ओनरशिप और एड्रेस और अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट और मैनेजर, एंड ये आपका सब फॉर्म 1 में आ जाता है। ठीक है, 4A, 4B, 4C, ABC, ये 3 किसके लिए है, डेंजरस अकरेंस के लिए, एक्सीडेंट के लिए, हर एक व्यक्ति, कितने व्यक्ति मरे उसके लिए, और आपका कितने व्यक्ति इंजर्ड पर्सन जब ड्यूटी पर लौटता है तो उसके लिए फॉर्म 4C। ठीक है, नोटिफाइड डिजीज का फॉर्म 5 आ जाता है, और 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, और 3 1 हो गया और 4 हो गया और 5 हो गया, 3 और 2। ठीक है, तो फॉर्म 2 क्वार्टरली रिटर्न, फॉर्म 3 एनुअल रिटर्न। ठीक है, किसको भेजना है ये पूरी लिस्ट आपका दे दिया गया है। ठीक, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, क्लियर है। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।